नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजुअल लर्निंग पॉइंट पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए, यानी कि ये जो क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं ये 2018 में जो पेपर हुआ था वही पेपर है। तो इसमें हम जीएस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन सा है। जैसे फर्स्ट दिया हार्ड डिस्क, दूसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर है मैग्नेटिक टैप, फिर है ऑप्टिकल डिस्क। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो प्राइमरी क्या होता है, दो टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, एक रैम होती है एक रोम होती है। तो प्राइमरी स्टोरेज होती है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसमें रैम हो जाएगा, यानी कि रैम जो है ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो ये जो है सीधे कंप्यूटर से जुड़ी रहती है, यानी कि मुख्य मेमोरी कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है नंबर 2, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो इसमें भी चार ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट है डिस्क क्लीनर, फिर है विंडोज़, फिर है डिस्क डेफ्रागमेंटर, फिर है विजुअल बेसिक। अब इसमें कौन सा सही होगा, तो विजुअल बेसिक, यानी कि जो डी नंबर ऑप्शन है विजुअल बेसिक। ये जो है एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है विकसित किया गया है और ये तीसरी पीढ़ी का जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला देखते हैं कौन सा है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, यानी कि जो कंप्यूटर को क्षति पहुंचा सकता है वो कौन सा इसमें है। तो फर्स्ट है हमला सतह, यानी कि अटैक सरफेस, फिर हमला हस्ताक्षर अटैक सिग्नेचर, फिर सी है हमला पैटर्न अटैक पैटर्न, या हमला पथ अटैक पाथ। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि जो प्रवेश करता है तो प्रवेश कहाँ से करेगा और कहाँ पे करेगा, तो ये हो जाएगा हमला सतह, यानी कि अटैक सरफेस पे जो है ये प्रवेश करता है। इसी को हम विरोधी सिस्टम में प्रवेश करना कहते हैं। तो ये हो गया 3 नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है। अब अगला है सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण, डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग, यानी कि जो गणितीय तकनीकों का उपयोग है ये क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट है क्रिप्टोलॉजी, सेकंड है क्रिप्टोग्राफी, या क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, या क्रिस्ट एनालिसिस। तो इसमें हो जाएगा क्रिप्टोग्राफी, यानी कि जो क्रिप्टोग्राफी है ये जो है गणितीय तकनीकों का उपयोग कहलाता है। नंबर 4 देखते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। तो नंबर 4 हो जाए 4 के बाद 5 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें कृषि के लिए जो भूमि का यूज़ किया जाता है, कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है। तो कृषि के लिए इसमें कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, यानी कि 68.7% जो है कृषि भूमि के लिए उपयुक्त किया जाता है। अगला देखते हैं इसमें 6 नंबर। अब देखते हैं रामचरितमानस का कौन सा कांड, यानी कि जो कांड है अध्याय सबसे छोटा है। तो रामचरितमानस जैसे इसमें 7 कांड होते हैं, तो 7 कांड जो है उसमें जो सबसे छोटा है वो कौन सा ये पूछ रहा है। तो 7 कांड में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा। जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, इसमें सबसे छोटा हो जाएगा किष्किंधा कांड। तो सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो किष्किंधा कांड है। और किसके द्वारा रचित है, तो अगर ये पूछा जाए तो किसके द्वारा रचित है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो है, तुलसीदास जी के द्वारा जो है ये रचित है, यानी कि तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस को रचा था। उसके बाद देखते हैं उत्पादन में, यानी 7 नंबर ये हो जाएगा, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, यानी कि जो भारत में उत्तर प्रदेश है ये आलू उत्पादन में कौन से स्थान पर है। फर्स्ट है पहला, या दूसरा, फिर है तीसरा, या चौथा। तो ऑप्शन पूछ रहा है आलू के उत्पादन, तो आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, तो इसमें पहला स्थान हो जाएगा कि यानी आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फिर जो देखते हैं अगला, यानी कि 8 नंबर पे कौन सा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। अब यहाँ पे याद रखेंगे किछौछा दरगाह शरीफ पूछ रहा है, तो किछौछा दरगाह शरीफ कहाँ पे है, तो ये हमारा हो जाएगा अम्बेडकर नगर में। कहाँ पे है, अम्बेडकर नगर में। तो ये ध्यान रखेंगे अम्बेडकर नगर में पूछा गया। इसके बाद जो 1-2 झीलें मतलब दरगाह शरीफ जो है मेरठ में भी है, बहराइच में भी है, तो वो भी आप लोग क्या करेंगे पढ़ लेंगे। इससे आपको क्या रहेगा, अगला अगर पूछा जाएगा तो इसको आप लोग आसानी से जवाब दे पाएंगे। अगला हम देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है श्रीमती एन राजम। अब यहाँ पे ध्यान रखें एन राजम का संबंध किस एक वाद्य यंत्र से। अब वाद्य यंत्र पूछ रहा है, वाद्य यंत्र फर्स्ट दिया सितार, वायलिन, तानपुरा या बांसुरी। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, जो एन राजन है ये वायलिन से संबंधित है, यानी कि वायलिन वादक हैं।
तो ये मतलब दिया हुआ है, ये हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत परंपरा से संबंधित है, यानी कि जो शास्त्रीय संगीत होते हैं, क्लासिकल म्यूजिक होता है, उससे संबंधित है। तो श्रीमती राजन को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब अगला हम देखते हैं 10 नंबर। अब इसमें दिया है इलाहाबाद जो है किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाएगा। देखिए ये जब पूछा गया था 2018 में, उस टाइम जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा 2019। और जो अर्ध कुंभ होता है, देखिए कुंभ होता है तो 12 वर्ष बाद लगता है, 12 वर्ष बाद लगता है, लेकिन अर्ध कुंभ जो है ये 6 वर्ष बाद लगता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे 6 वर्ष बाद। अब 2019 में आयोजन हुआ था, अगर अगला पूछा जाएगा तो इसमें +6 कर देंगे। तो अगला अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगला कब हो जाएगा, 2025 में जो है इसका आयोजन हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का आयोजन किया जाता है, गायन किया जाता है, यानी कि सोहर लोकगीत है ये कब गाया जाता है। तो ये हो जाएगा, जैसे फर्स्ट दिया बच्चे के जन्म पर या नामांकन पर या मुंडन या विवाह पर। तो सोहर लोकगीत जो है एक मंगल गीत है, यानी कि बच्चों के जन्म पर, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तब जो है ये गाया जाता है। तो सोहर लोकगीत जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर अगला है इसमें क्वेश्चन, लठमार होली जो है किस स्थान यानी कौन से स्थान पर प्रसिद्ध है। तो लठमार होली जो है ये कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो बरसाना हो जाएगा, बरसाना। अब बरसाना जो है राधा के जन्म स्थान, यानी कि जो बरसाना है ये राधा का जन्म स्थान भी माना जाता है। तो राधा के जन्म स्थान बरसाना की लठमार होली अपने अनूठे तरीके के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि जो है विश्व प्रसिद्ध है। अगला हम देखते हैं 13 नंबर। तो ये इसमें देख रहा है मिट्टी की बारात, यानी कि मिट्टी की जो बारात कविता संग्रह है। ये एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, कविता संग्रह पूछ रहा है, कहीं कहीं कहानी संग्रह पूछ लेता है। तो क्या पूछ रहा है इस हिसाब से आपको आंसर देना है। जैसे कविता संग्रह पूछ रहा है तो हो जाएगा, जैसे फर्स्ट दिया है ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, फिर शिव मंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। तो मिट्टी की बारात जो है ये किसका है कविता संग्रह, तो ये हो जाएगा शिव मंगल सिंह सुमन, यानी कि जो शिव मंगल सिंह सुमन है इनका कविता संग्रह है। उसके बाद है 14 नंबर। 14 नंबर निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित है, यानी कि जो सेंट्रल फुटवियर है ये कहाँ पे है इंस्टीट्यूट। तो ये हमारा कहाँ पे, आगरा में है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला हम देखते हैं 14 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे क्योंकि 2011 के आंकड़े पूछ रहा है, तो 2021 के आए नहीं अभी, तो 2011 के ही जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो इस बार जो है आप लोग 2011 के ही आंकड़े तैयार करके जाएंगे। जैसे इसमें ऑप्शन दे रखा फर्स्ट इलाहाबाद, फिर आगरा, इसमें 2 ऑप्शन छूट गए हैं, एक मुरादाबाद था, एक गाजियाबाद था। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद जो है इसकी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, किस जिले में, तो इलाहाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हो जाएगा 16 नंबर। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता है, यानी कि जो चोल अभिलेख हैं उसमें जो जैन सभा होती थी उसको दान में भूमि दी जाती थी। तो जो भूमि दान में दी जाती थी उस भूमि को क्या कहा जाता था। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो वेलानगवाई, फिर सालाब होगा, फिर पल्ली छादनम, फिर जो है ब्रह्मदेया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये जैन सभाओं को दान में जो भूमि दी जाती थी उसको कहा जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर हो जाएगा, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की स्थापना की थी। अब तुगलक वंश की स्थापना की थी, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये तो आपको पता ही होगा किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो तुगलक वंश की स्थापना की थी, और इसकी स्थापना कब की थी, तो 1320 में की थी। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, 1320 ईस्वी में जो है तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। इसमें क्या, किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे, जैसे फर्स्ट ऑप्शन जहांगीर है, फिर शाहजहां, बाबर और हुमायूं। तो शासक पूछ रहा है जो सीढ़ियों से गिरकर, यानी कि इसकी मृत्यु हो गई थी, इसी ने जो है पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, इसी में जो है ये इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कौन सा शासक हो जाएगा, तो हुमायूं हो जाएगा। हुमायूं जो है अपने पुस्तकालय में ही, अब पुस्तकालय का अगर नाम पूछ ले क्या था, तो जो है एक भवन था दीन पनाह, इसी भवन में जो है पुस्तकालय स्थित था। तो दीन पनाह भवन में जो है ये पुस्तकालय स्थित था, इसी की सीढ़ियों से गिरकर जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन, यानी कि जो मयूर सिंहासन, इसको मयूर सिंहासन भी कहते हैं, तो का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना, यानी कि लाल किले में स्थापना भी किसने की थी, तो मुगल शासक पूछ रहा है। तो कौन सा मुगल शासक था, तो इसमें हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने जो है
मोर सिंहासन का निर्माण कराया था, उसको लाल किले में स्थापित किया था। तो इसको आप लोग जो है याद रखेंगे। उसके बाद हम अगला देखते हैं 20 नंबर पे क्या हो जाएगा, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र, यानी कि जो बोध गया है तो ये महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ तो है, लेकिन ये क्यों प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे क्योंकि गौतम बुद्ध का यहाँ पैदा हुए थे, तो पैदा यहाँ पे नहीं हुए थे। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। फिर है क्योंकि गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश कहाँ पे दिया था ये आप लोगों को पता होगा, सारनाथ में दिया था। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था, तो निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, कुशीनगर में प्राप्त किया था। ये सारी चीज़ें आप याद रखें। इसमें सही कौन सा हो जाएगा, तो बोध गया किस लिए प्रसिद्ध है, तो बोध गया जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे जो है ज्ञान प्राप्त किया था। तो ज्ञान प्राप्त किया था इसलिए जो है बोध गया प्रसिद्ध है। अब पहला उपदेश अगर पूछ ले तो इसमें हो जाएगा सारनाथ। अगर सारनाथ के बारे में पूछ ले तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगर निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, तो निर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया था। ये चीज़ें जो है आप लोग याद रखेंगे। निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, कुशीनगर में प्राप्त किया था। ये हो गया। अगला हम देखते हैं 21 नंबर। इसमें है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की, यानी कि जो महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाए गए थे कांग्रेस के, वो कौन से सत्र में बनाए गए थे। तो इसमें एक ही मतलब अध्यक्षता की थी। कौन सी अध्यक्षता की थी, 1924 में बेलगाम। और बेलगाम कहाँ पड़ता है, तो ये कर्नाटक में पड़ता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, कर्नाटक में जो है बेलगाम की अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। उसके बाद हम अगला देखते हैं 22 नंबर। तो इसमें है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, स्टैनली बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, सर विंस्टन चर्चिल और जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड्स। तो ये जो है सांप्रदायिक पंचायत जारी किसने किया था, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा रैमजे मैकडॉनल्ड। इन्होंने जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। कब की थी, तो जो है 1932 तो ऑप्शन ऊपर लिखा ही है, तो इसको आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। 1932 में जो है इसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, यानी कि सांप्रदायिक जो पुरस्कार है तो इसको कम्युनल अवार्ड भी इंग्लिश में कहते हैं। तो ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे, कम्युनल अवार्ड। उसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, 23 नंबर। इसमें निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। यानी कि जब चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश पुलिस ने घेर लिया था तो इन्होंने जो है खुद को गोली मार ली। उनकी पकड़ में नहीं आना चाहते थे, इसलिए खुद को गोली मार ली। तो ये कहाँ पे कौन से स्थान पे घटना हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो है इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। तो ये जो है अब ये जहाँ पे गोली मार ली थी उसको मतलब एक पार्क वहाँ पे बना, तो अल्फ्रेड पार्क भी उसको, अगर अल्फ्रेड पार्क पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो ये भी हमारा कहाँ हो जाएगा, इलाहाबाद में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला हम देखते हैं कौन सा हो जाएगा, तो अगला हो जाएगा यहाँ पे 24 नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में, यानी कि अरब सागर में कौन सी नदी जो है समाहित हो जाती है, यानी कि मिल जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो अरब सागर के इधर पूर्व की साइड में पड़ता है, पश्चिम की साइड में, तो पश्चिम की साइड बहने वाली जो नदी होगी वो जो है अरब सागर में जाएगी। तो नर्मदा नदी इसमें कौन सी है, ये जो नर्मदा नदी है ये पूर्व मतलब पश्चिम की ओर बहती। तो यही एक ऑप्शन जो है पश्चिम की ओर जाता है, तो पश्चिम अरब सागर में है। अरब सागर में ये नदी जाकर के मिल जाती है। बाकी जो 3 नदियाँ कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये दक्षिण मतलब जो है दक्षिण साइड और पश्चिम बंगाल की तरफ जो है बहती हैं। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, यानी कि जो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे स्थित है। तो इसका राज्य पूछ रहा है किस राज्य में, तो फर्स्ट है केरल, फिर है मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक, कर्नाटक में स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है अगर पूछा जाए तो ये हाथियों के लिए रिजर्व है, यानी कि हाथियों के लिए जो है ये भद्रा जो है प्रसिद्ध है। तो हाथियों के रिजर्व कौन सा है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, यानी जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। जब भी जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो इसमें जैसे 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में देखा जाता है कितनी पॉपुलेशन रहती है। तो इसमें हो जाएगा जैसे फर्स्ट ऑप्शन मिजोरम, फिर सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में सिर्फ जो है 17 यानी कि 17 मतलब जो है पॉपुलेशन रहती है। फिर अगला हम देखते हैं, अगला हो जाएगा 27 नंबर। इसमें देखा डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में, तो डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है हंगरी,
फिर रोमानिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी में जो है डेन्यूब नदी का उद्गम है। उसके बाद है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप जैसे 7 महाद्वीप हैं तो सब में जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। तो जो एशिया महाद्वीप है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। उसके बाद अगला देखते हैं, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया। तो चमेरा बांध है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सतलुज नदी, व्यास नदी, रावी नदी और चिनाब नदी। तो चमेरा बांध जो है ये रावी नदी पे बना है। तो रावी नदी पे कहाँ बना है, किस स्टेट में बना है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला देखते हैं, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। अब गैलेरस ज्वालामुखी पूछा जा रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन है कोलंबिया, मैक्सिको, इटली और हवाई। तो गैलेरस ज्वालामुखी जो है ये कोलंबिया में स्थित है। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखें, क्योंकि गैलेरस ज्वालामुखी जो है बहुत कम ही पूछा जाता है। उसके बाद थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित। थोसेघर वाटरफॉल जो है ये कहाँ स्थित, तो फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो थोसेघर वाटरफॉल कहाँ हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है। तो उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है तो आबादी कितनी रहती है। यहाँ ऑप्शन दे रखा है ए 60, बी 70। तो उसके बाद देखते हैं सी ऑप्शन, इसमें सी ऑप्शन आप बढ़ा लेंगे, एक हो जाएगा 80% और डी ऑप्शन बढ़ा लेंगे आप, इसमें हो जाएगा 90%। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन कितना हो जाएगा 90%। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही 80%, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पॉपुलेशन कितनी रहती है, तो 80 रहती है, 80 नहीं। तो यहाँ पे देख लेंगे सही से 80 ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे डी है ऑप्शन, यानी कि 90 रहती है, 90%। तो परसेंट पूछ रहा है तो 90% हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। अब इसमें देखिए रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति, अभी क्रम पूछ रहा है, जो रामनाथ कोविंद हैं ये कौन से क्रम के हैं। तो ऑप्शन दे रखा 16वें क्रम के या 14वें क्रम के या 12वें या 11वें क्रम के। तो अगर क्रम से पूछेगा तो कौन से नंबर के हो जाएंगे, 14वें नंबर के हो जाएंगे। क्योंकि अब रामनाथ कोविंद तो है नहीं, अब इनकी जगह पे द्रौपदी मुर्मू हो गई, तो अगर उनका क्रम पूछा जाएगा तो द्रौपदी मुर्मू का क्रम कौन सा हो जाएगा, 15वां क्रम हो जाएगा। तो अगर ये उस टाइम का पूछा गया क्वेश्चन, अब अगर पूछा जाएगा तो 15वां क्रम लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है। अब देखिए वित्त आयोग का गठन पूछ रहा है, तो वित्त आयोग का गठन जो है हर 6ठे वर्ष की समाप्ति पर, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, या हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, या तीसरे वर्ष की समाप्ति पर। तो देखिए जो वित्त आयोग होता है वो जो है 5 साल बाद जैसे हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है उसी तरह से 5 साल बाद ही आयोग का गठन होता है। तो यहाँ हो जाएगा हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर जो है वित्त आयोग का गठन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान अब कौन सा संविधान है उसके अनुसार पूछा रहा, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति का पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 123। अगर यही चीज़ राज्यपाल के बारे में पूछता है, यानी कि राज्यपाल के बारे में कौन सा अनुच्छेद है, तो राज्यपाल का अनुच्छेद हो जाता है 213। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति पूछेगा तो 123 हो जाएगा और राज्यपाल पूछेगा तो 213 हो जाएगा। अब राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या, मनोनीत यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो कुछ सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। वो भी जो है मतलब कई क्षेत्र से होते हैं, 6 क्षेत्र होते हैं, जैसे कला है या सामाजिक है, समाज सेवा वगैरह, इन क्षेत्रों से जो है नियुक्त करता है। तो इसमें मनोनीत में कितनी संख्या पूछ रहा है, तो संख्या हो जाएगी इसकी 12, यानी कि 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। उसके बाद है को विधानसभा का 17वासान करने की शक्ति होती है, यानी कि जो विधानसभा होती है उसका 17वासान करने की शक्ति किसमें होती है। तो ये विधानसभा के बारे में पूछ रहा है, तो विधानसभा का क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। अगर राज्यसभा पूछता तो उसका क्या हो जाता, उपराष्ट्रपति हो जाता। उसके बाद अगला देखते हैं, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये जो 2018 का पेपर है तो उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया। अगर इस टाइम पूछा जाता तो ये आंसर चेंज हो जाता। तो उस टाइम का है प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज, तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा, और नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2018 के एटी किडनी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान। अब ये 2018 के करंट का क्वेश्चन है, तो 2018 का पूछ रहा है तो कौन सा स्थान भारत का था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 11वां स्थान। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को RRB, यहाँ पे याद रखेंगे RRB यानी कि रूरल रीजनल बैंक जो ये है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका पुनर्जीवीकरण जो है किस योजना को, मतलब विस्तार पूछ रहा है, कहाँ तक विस्तार दे दिया है। तो विस्तार अगर पूछेगा तो ये 2020 हो जाएगा, क्योंकि करंट का क्वेश्चन था उस टाइम, तो ये 2020 ऑप्शन सही होगा। अब विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को जो है विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया? अब ये सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किसने किया था? तो 2018 के करंट के हिसाब का क्वेश्चन है, तो उससे अगर ये आंसर हो जाएगा गुजरात। तो इसको ध्यान रखेंगे, गुजरात में उस टाइम जो है किया गया था। तो इस तरह से आप क्या करें, करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम के हैं वो लोग जो है वो क्वेश्चन याद करके रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? अब ये मानक पूछ रहा है, कितने मानक पर आधारित है? तो यहाँ पे देखेंगे 7 सितारा ग्राम पंचायत है, तो इसको जो है 7 स्टार यानी कि, तो इसके मानक भी कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की जरूरतों का समर्थन करने के लिए अब मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। एप्लीकेशन का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम बताना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन हो जाएगा COP कनेक्ट, यानी कि ये जो तेलंगाना पुलिस ने एप्लीकेशन लॉन्च किया था कौन सा है? COP कनेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्य फल, अब यहाँ पे राज्य फल पूछ रहा है यानी कि स्टेट फ्रूट पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वीन अनानास, क्वीन अनानास। अब अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा नाबार्ड का विस्तृत रूप, यानी कि जो नाबार्ड है इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये ऑप्शन यानी कि बी जो ऑप्शन है इसको, अब देखिए कई ऑप्शन मिलते जुलते हैं, तो ध्यान रखेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? अब सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा, यानी कि भारत जो है सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर यूज़ करता है। अब अगला देखते हैं, 27 से 29 सितंबर 2018 के दौरान, अब ये करंट का क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 2018 का करंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुंबई में किया जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, 2017-18 के दौरान लिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था, यानी कि दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता था? अब 2017-18 का पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। लेकिन अब करंट में भी अगर पूछा जाएगा तब भी भारत ही आंसर आएगा, क्योंकि जो है दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? भारत में होता है। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो वीडियो 2018 प्रीवियस ईयर के थे, यानी कि जो पूछे जा चुके हैं 2018 में। इसी तरह के जो है आपको 50 क्वेश्चन अभी अगले वीडियो में जो है हिंदी के मिलेंगे। इसी तरह से आपको रोज़ जो है 50 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर आप वीडियो पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो है आपको नया नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।